नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी जोधा और गंगा के बारे में और देखा था कि किस तरह से मालदेव गंगा की हत्या कर देता है और मारवाड़ का पितृहंता बन जाता है कौन? मालदेव। तो अब उसी पितृहंता मालदेव की हम बात करेंगे। मालदेव वैसे बहुत बड़ा प्रतापी शासक है। जो स्थान मेवाड़ में महाराणा प्रताप और सांगा का है, वही स्थान मारवाड़ की राजनीति में या मारवाड़ राजवंश में मालदेव का है। मालदेव के कार्यकाल की बात करें तो 1532 से लेके 1562 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है। मालदेव साहसी तो है ही, क्योंकि गंगा के समय में मालदेव ही सांगा की सहायता करने के लिए मारवाड़ की तरफ से गया था। ठीक है। तो जब ये राजकुमार था उसी समय युद्ध करने चला गया था। तो अब ये खुद राजा बनेगा, तो फिर क्या क्या करेगा उस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। मालदेव जब शासक बनता है तो इसके पास थे दो परगने थे मात्र। कौन कौन से? जोधपुर और सोजत। जोधपुर और सोजत। सोजत ये वही है जिसकी मेहंदी फेमस है। ठीक है, जोधपुर और सोजत। लेकिन आखिरी तक इसके शासनकाल में इसको कहा जाता है कि ये 52 युद्धों का विजेता है। 52 युद्धों का विजेता, और 52 युद्धों के विजेता होने के साथ साथ 58 परगने, 2 परगने इसको विरासत में मिले थे, जिनको ये बढ़ाकर कितने कर देता है? 58 परगने। यहाँ दिल्ली की सीमा जहां लगती थी, मारवाड़ की सीमा वहां तक पहुंच गई थी। इसीलिए अपन देखेंगे कि शेरशाह सूरी जब दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा तो मालदेव के साथ युद्ध करने आएगा। उसको भी कहीं ना कहीं डर था कि आज नहीं तो कल ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी स्टार्टिंग है, 2 परगनों से शुरुआत करता है, जोधपुर और सोजत से। 52 युद्धों का विजेता इसे कहा जाता है, और 58 परगने। 52 युद्ध जीत के साथ ही 58 परगने इसने मारवाड़ के कर लिए थे। ठीक है, जिसमें लगभग मेवाड़ को छोड़कर सारे राजस्थान पे मालदेव का क्या हो गया था? राज। और ये फिर बाद में दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था। 2 परगनों से शुरुआत की, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, 58 परगने इसके हो जाते हैं आखिरी तक। देखो, बदायूनी ने तो इसको क्या कहा है? महान पुरुषार्थी राजकुमार। महान पुरुषार्थी राजकुमार। अगर इसके उपनामों की या उपाधियों की बात की जाए तो बदायूनी ने इसको महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया है। ठीक है। और इसके समय के जो फारसी इतिहासकार उन्होंने इसको क्या कहा है? हसमत वाला राजा, महान शासक। हसमत का हिंदी में अर्थ होता है महान राजा, हसमत वाला राजा। ठीक है। और बात करें तो इसको हिंदू राजा भी कहा है, हिंदू राजा। ठीक है, हिंदू राजा या बादशाह। मारवाड़ का पितृहंता तो है ही, मारवाड़ का पितृहंता कौन है? मालदेव क्या होता है कि मालदेव गंगा की हत्या करके कहां पहुंच जाता है? सोजत पहुंच जाता है, और वहां असरदारों को उल्टा सीधा बोल देता है कि मैं चरण स्पर्श करने के बहाने झुका था नीचे, और थोड़ा धक्का लग गया तो पिताश्री आ गए छज्जे से नीचे और उनका हो गया देहांत। मेरी कोई गलती नहीं है, अब मुझे आप बना दो अगला शासक। तो सोजत में ही इसका क्या होता है? राज्याभिषेक। अगर मालदेव के राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक कहाँ होता है? सोजत में। राज्याभिषेक सोजत में। ठीक है, मालदेव का राज्याभिषेक ये भाग के कहाँ जाता है? सोजत। और सोजत में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसके पास 2 परगने थे, जोधपुर और सोजत। ठीक है, और बाद में क्या अंतिम समय तक 52 युद्ध जीत लेगा ये, और 58 परगने, 2 परगनों से बढ़ के 58 परगने हो जाएंगे। ठीक है। बदायूनी ने इसको महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है, फारसी इतिहासकार ने इसको हसमत वाला राजा कहा है, और इसको हम हिंदू राजा, हिंदू बादशाह की भी उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, और मारवाड़ का पहला पितृहंता।
ठीक है, मालदेव। अब देखो आगे बात करते हैं इसकी। बहुत साहसी था वैसे तो ये, 52 युद्ध ऐसे ही नहीं जीते जाते, लेकिन इसकी विजयों में दो नाम बहुत बहुप्रसिद्ध है, जेता और कूपा। जेता और कूपा इसके सेनापति थे। आओ देखते हैं अब आगे। तो ये शुरू कर देता है पहले अपने आसपास के राजाओं को हराना। बीकानेर में कौन है शासक? राव जेत सिंह, जिसके साथ युद्ध करता है। अगर देखें तो 2-3 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो वो इनके परदादा वगैरह दोनों सेम थे। राव जेत सिंह का युद्ध किससे होता है? मालदेव के साथ, जिसमें मालदेव क्या रहता है? विजयी रहता है। ये देखो, ये अपना क्या है? राजस्थान। यहां कौन बैठा है? मालदेव। किस पे अटैक करता है? जेत सिंह पर। जेत सिंह को हरा देता है। जो ये बीकानेर युद्ध है, बीकानेर कौन सा युद्ध कहा जाता है इसे? पाहेबा या साहेबा का युद्ध कहा जाता है। पाहेबा या साहेबा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद करना। पाहेबा या साहेबा युद्ध कब? 1542 में। ठीक है, उसके बाद ये अटैक करता है किस पे? मेड़ता पे। मेड़ता का शासक कौन है? वीरमदेव। ये दोनों हार के कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। ये दोनों हार के कहां पहुंच जाते हैं? शेरशाह की शरण, शेरशाह सूरी की शरण में। शेरशाह सूरी की शरण में। तो ये शेरशाह सूरी को जाके बोलते हैं कि आओ आप राजस्थान में चलो और मालदेव को हराओ और हमें हमारी रियासत वापस दिलाओ। तो शेरशाह सूरी यहीं से सोचने लग जाता है कि मालदेव पे किस तरह से अटैक किया जाए और किस तरह से इसको पराजित किया जाए, क्योंकि शेरशाह सूरी ये साफ साफ जानता है कि मालदेव के पास सेना भी मुझसे ज्यादा है और पावर तो है इसमें, साहस तो है ही है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि युद्ध में हर चीज जायज होती है, छल कपट दंड भेद नीति अनीति जो भी है। देखते हैं जब शेरशाह अटैक करने आएगा तो किस नीति से ये मालदेव को हराता है। ठीक है, जेसी को हरा दिया। पाइबा या साहिबा युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1542 में युद्ध हुआ। वीरमदेव मेड़ता का है और जेतसी कहाँ का है? बीकानेर का। अपने भाई बंधुओं को भी इसने नहीं छोड़ा। ठीक है, वीरमदेव पे जो अटैक की कहानी है थोड़ी सी इस तरह से चर्चित है कि मालदेव का एक हाथी अपने कब्जे में ले लेता है वीरमदेव। तो मालदेव वीरमदेव को बोलता है कि देख हाथी वापस कर दे। वीरमदेव बोलता है कि नहीं, मैंने तो मेरी सीमा में पकड़ा है, नहीं दूंगा। तो इसको वीरमदेव को गंगा भी समझाता है कि भाई देख ऐसी बात है, मेरे बाद में राजा बनेगा यही, और सबसे पहले ये तेरा ही काम तमाम करेगा, तो तू फालतू में इससे बहसबाजी तो कर मत और इसको तू हाथी वापस दे दे। फिर ये वीरमदेव बोलता है कि दे दूंगा मैं इसको, मालदेव को हाथी वापस दे दूंगा। ऐसा करो कि इसको खाना खाने के लिए मेरी रियासत में भेज दो, तो हम दोनों खाना खाते खाते चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी बहुत आगे की, और यह हाथी भी वापस ले जाएगा। मालदेव इसके पास, कहते हैं कि मालदेव इसके पास खाना खाने आता है। जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो मालदेव पहले बोलता है कि नहीं, पहले हाथी फ्री कर तब जाके खाना खाऊंगा। वीरमदेव कहता है कि नहीं, पहले खाना खा फिर हाथी दूंगा। तो यहाँ पे गुस्से गुस्से में मालदेव उठ के यहाँ से चला जाता है। फिर वीरमदेव इसके पीछे पीछे हाथी को वापस भेज देता है, लेकिन कहते हैं कि जब हाथी मारवाड़ में प्रवेश किया, जैसे ही पहुंचा तो वो दम तोड़ देता है, मर जाता है। अब मालदेव ये सोचता है कि वीरमदेव ने ही उसके साथ छल किया है और मेरे हाथी को मार के भेजा है। तो इस चक्कर से, इस हाथी के चक्कर से मालदेव वीरमदेव पे अटैक करता है और मेड़ता को किसमें मिला लेता है? जोधपुर में। ठीक है, ये कहानी थी वीरमदेव पे अटैक की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
आगे हम बात करें तो इसमें एक बहुचर्चित विवाह है जिसका नाम, अब मालदेव के विवाह की चर्चा कर लेते हैं, विवाह की चर्चा कर लेते हैं। लूणकरण की पुत्री, लूणकरण भाटी की पुत्री कौन थी? उमादे, उमादे, जो इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी, रूठी रानी के नाम से। देखो इसकी क्या चर्चा है, लूणकरण मालदेव को खत्म करना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन सीधा प्रत्यक्ष लड़ाई कर नहीं सकता था क्योंकि मालदेव ही था। मालदेव के पास बहुत बड़ी सेना थी और साहसी था, तो अगर प्रत्यक्ष से लड़ाई करता है तो ये हारने के 100% चांस है, इसलिए ये प्रत्यक्ष लड़ाई तो कर नहीं सकता था, इसलिए छल से इसे मारना चाहता था। तो इसको प्रस्ताव भेजता है कि तू ऐसा विचार विमर्श करता है अपने सामंतों के साथ कि यार इसको हराया कैसे जाए। तो कोई एक सामंत इसको राय देता कि तू ऐसा कर, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दे। तो देख सीधी बात तो ये है, अगर विवाह हो गया तो ये अपने ऊपर अटैक नहीं करेगा। लूणकरण भाटी जैसलमेर रियासत का है, तो अगर ये अब विवाह हो गया तो अपने ऊपर अटैक नहीं करेगा, अपन सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर विवाह होने से पहले अपन इसका काम तमाम कर देते तो वैसे रास्ते से हट जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में गेंद अपने पाले में रहेगी, तो अपन ऐसा करते हैं इसको विवाह का निमंत्रण देते हैं। तो ये विवाह का निमंत्रण देता है किसको? मालदेव को, कि क्या नाम है, आओ और मेरी पुत्री के साथ तुम विवाह कर लो। लेकिन ये बात उमादे के कानों में आ जाती है कि ऐसे छल से मालदेव को मारा जाएगा और विवाह नहीं, ये उसकी मैयत की तैयारी की जा रही है। तो ये पत्र लिखती है उमादे मालदेव को कि देख ऐसी है, आए तो अपने जाप्ते से आना, अपने हिसाब से तैयारी करके आना कि तेरे को यहाँ टपकाने की फुल बंदोबस्त है। अब ये और फ्लैट हो गया मालदेव, यार जब बिना विवाह के ये मेरी इतनी केयर कर रही है तो शादी के बाद तो पता नहीं क्या ही करेगी। तो ये और भी इसका प्रेम थोड़ा और बढ़ जाता है इसके खिलाफ, इसके प्रति, और ये पहुंच जाता है जैसलमेर विवाह करने अपनी पूरी तैयारी के साथ। अब इसने बारातियों की जगह सैनिक लिया है साथ में, और उमादे को शादी करके और कहाँ ले जाता है? मारवाड़। ठीक है, उमादे के साथ एक दासी आती है जिसका नाम था भारमली। तो ये अपने पिता से कहते हैं कि ये मेरे साथ ही पली बढ़ी है, मैं इसके साथ खेली हूँ कूदी हूँ, तो तू ऐसा कर इस दासी को मुझे ही या मेरे साथ इसको भेज दे। तो ये उमादे मालदेव के साथ किसको भी ले आती हैं? भारमली को भी ले आती हैं मालदेव के पास। तो देखो सेजो सामान की पूरी व्यवस्था हो रखी थी, बढ़िया बढ़िया सेज सज के तैयार थी कि हाँ आज उमादेव और मालदेव का मिलन होगा। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की कुछ और ही मर्जी थी, होना चाहिए था उमादे को और पहुंच गई कौन? भारमली, क्योंकि तैयारी यही कर दासी थी तो रानी की व्यवस्था कर रही थी हाँ कि भाई सेजो सामान बढ़िया तरीके से वो कमी ना रह जाए। इतने में भारमली ये सब तैयारी कर ही रही थी कि इतने देर में आ गए मालदेव। मालदेव फुल टल्ली था, बढ़िया शराब के नशे में, और इसको ये पता नहीं चला कि ये राजकुमारी है या उसकी दासी है, और जो काम इसको उमादे के साथ करना चाहिए था वो काम हो गया किसके साथ? भारमली के साथ। भारमली के साथ ये इस काम की सूचना किसके पास पहुंची? उमादे के पास। उमादे के पास पहुंचे कि इसको मैंने कितना प्रेम इसके ऊपर मैंने दिखाया और इसने ये प्रेम किसको लौटा दिया? भारमली के साथ। ठीक है, तो भारमली तो इस चीज से नाराज होके उमादे कहाँ पहुंच जाती हैं? तारागढ़, और अपना सारा जीवन यहीं पे गुजारती हैं। यहां से ये रूट कर जाती हैं तारागढ़, कहाँ? अजमेर। इसी के अंदर रूठी रानी का महल भी मालदेव ने बनवाया था। तारागढ़ आजीवन यहीं रहेगी। तो लूणकरण की शादी किसके साथ हुई? लूणकरण की पुत्री की शादी मालदेव के साथ कर दी जाती है, और उमादे अपने साथ लाती है भारमली। जो काम उमादे के साथ होना चाहिए था वो भारमली के साथ हुआ। नाराज होके पहुंच जाती है कहाँ? तारागढ़ दुर्ग में, और अजमेर पहुंच जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये वापस नहीं आएगी। मालदेव उसको कई बार मनाने की कोशिश करता है लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनती है और ये यहीं पे रहती है। ठीक है, एक बार इसको मनाने के लिए भेजता है
मालदेव किसको? ईसरदास बाराहट को। ईसरदास बाराहट को भेजता है कि जा यार किसी तरह मान जाए तो लिया, बहुत दिन हो गए अब तो। ईसरदास बाराहट को मनाने के लिए किस पर्पस से भेजता है? मनाने के लिए। किसको? रूठी रानी उमादे को मनाने के लिए। ये यहां से इसकी बात मान के और जोधपुर में आ भी जाती हैं, लेकिन जैसे ही किले में प्रवेश करे उससे पहले रानियों के पास समाचार पहुंच जाता है कि उमादे आ रही है, तो अब अपना तो कोई ध्यान देगा नहीं, अपने को कौन पूछेगा, नहीं नहीं वही है, तो उसी के महाराज भी उसी पे ध्यान देंगे, तो क्यों ना अपन इसको वापस रवाना कर दे। तो सारी रानियां मिलके किसको भेजती हैं? ये आशा बाराहट को। आशा बाराहट को भेजती हैं किसको वापस भेजने के लिए? उमादे को वापस भेजने के लिए। और इसने एक ही दोहा कहा था, इसने एक दोहा कहा था जिसको सुनकर ये वापस चली जाती है। मान रखे पीव तज, पीव रखे तज मान। अर्थात अगर सम्मान पाना हो तो पति को छोड़ दे, और अगर पति चाहिए तो फिर सम्मान भूल जा, सम्मान नहीं मिलेगा। इतने दिन तू बाहर रह के आई है और अब वापस आ रही है तो तेरी कोई गिनती नहीं होगी, तुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो तुझे मिलना चाहिए था। ये बात सुन के ये वापस चली जाती है यहाँ से, और मालदेव के बड़े पुत्र राम को क्या ले लेती हैं? गोद, और आजीवन फिर इसी के साथ रहती है। यहाँ पे कहाँ पे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ठीक है, जब मालदेव की मृत्यु होगी तो ये इसके साथ साथ सती हो जाएगी। ये इसकी विवाह की चर्चा थी। चलो अब और बात करते हैं इसकी आगे। वीरमदेव और जेतसी कहाँ बैठे हैं? शेरशाह सूरी के पास। हुमायूं चौसा और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार जाता है, और राजगद्दी पे कौन बैठ जाता है? दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे कौन बैठ जाता है? शेरशाह सूरी। तो ये दोनों किसकी शरण में गए थे? शेरशाह सूरी की शरण में। तो ये दोनों मिलके किसको ले आते हैं? शेरशाह सूरी को किसमें एंट्री करवा देते हैं? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान एक जगह है गिरी सुमेल, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है, या इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। जेतारण का युद्ध, ये युद्ध शेरशाह सूरी किससे जीतेगा? छल से। तारीख कौन सी है जब ये डेरा डालते हैं आके? 4 जनवरी। 4 जनवरी, भाई डेट याद रखना, 4 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी आता है मारवाड़ पे अटैक करने के लिए। किस किस के बीच में युद्ध हो रहा है अपने? ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? मालदेव और शेरशाह के बीच। मालदेव और शेरशाह के बीच। मालदेव वर्सेस शेरशाह। ठीक है, इसके साथ कौन आया है? वीरमदेव और जेतसी, बीकानेर का जेतसी। ठीक है, मालदेव की तरफ कौन है? जेता और कूपा। महान पराक्रमी कौन है? ये सेनापति हैं मालदेव के। इन्हीं के बलबूते पर लगभग युद्ध जीते हैं किसने? मालदेव ने। इनकी मृत्यु के बाद मालदेव एक भी युद्ध नहीं लड़ेगा, जो भी युद्ध जीते हैं इन्हीं के बलबूते जीते थे इसने। ठीक है, बहुत ही प्रतापी स्वामी भक्त थे ये एक तरह से। ठीक है, तो मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध भी इसे कहा जाता है। कब? 4 जनवरी 1544 को आ जाता है। ठीक है, रात को ये रुके हुए थे, एक तरफ मालदेव और एक तरफ आमने सामने दोनों की सेनाएं हैं, शेरशाह सूरी और मालदेव। यहाँ पे देख के माहौल शेरशाह सूरी सोचता है कि यार इस हिसाब से तो अपन युद्ध नहीं जीतेंगे, तो क्या किया जाए। तो यहाँ ये छल का सहारा लेता है, कुछ पत्र लिखवाता है, और वीरमदेव और जेतसी को ये बोलता है कि तुम वेश बदलकर छद्म वेश में तुम ऐसा करो, जेता और कूपा के पास जाओ और पूरी रणनीति समझा के भेजता है कि किस तरह से तुम जाओ और 20-20 हजार रुपए उनके शिविर में तुम छोड़ आओ, उसके बाद का काम मेरा है। तो यहाँ से वीरमदेव, क्योंकि ये अपनी जानते हैं कि किस हिसाब से वेश बदला जा सकता है,
और किस हिसाब से वो अपने को नहीं पहचानेंगे, सारी इनको, क्योंकि थे तो राजस्थान के ही ना ये भी, तो इनको पूरी जानकारी थी इस चीज की। तो ये बढ़िया भेष बदलते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ, पहले तो इधर से वीरमदेव जाता है जेता के पास और उसको कहता है कि देख मैं हथियार बेचने आया हूँ और तू मुझसे हथियार खरीद ले, मैं तुझे पैसे भी दूंगा, साथ में एक तरह से मैं अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा हूँ, यहाँ बढ़िया चल जाएंगे तो आगे फिर मेरी और बिक्री हो जाएगी, तो तू ये पैसे भी रख ले और ये हथियार भी रख ले। ठीक है साहब, जेता उसको रख लेता है। इसी तरह वीरमदेव जाता है कूपा के पास कि तू देख जनवरी का महीना है और ठंड लगेगी तेरे सैनिकों को भी, तो तू ऐसा कर ये 20,000 रुपए रख और साथ में ये कंबल भी रख ले, ठीक है, जिससे कि इनको सर्दी से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये चीजें सुन के कूपा बोलता चल ठीक है, अल्लाह पैसे भी दे रहा है और साथ में कंबल भी दे रहा है तो तू दे जा, और ये इनको रख के पैसों को भी रख लेते हैं और कंबल भी रख लेते हैं। साथ में ये दोनों लेटर भी लिख के लाए थे जिसमें ऐसा लिख के भेजा था, इन दोनों ने भी ध्यान नहीं दिया जेता और कूपा ने कि क्या नाम है ये कोई छल भी हो सकता है उनके साथ। तो ये इनके शिविरों के बाहर क्या छोड़ देते हैं ये पत्र, जिसमें लिखा हुआ था कि हम शेरशाह सूरी तेरी तरफ हैं और मालदेव को यहाँ से मार के और मारवाड़ के शासक हम बन जाएंगे और मिल बांट के खा लेंगे। यही पत्र पहुंचा दिया किसके पास, मालदेव के शिविर के बाहर भी। मालदेव ने ये चीज मालदेव के पास भी ये पत्र पहुंचा दिया और ये भी कहलवा दिया कि तेरे सेनापति तो बिक गए, तू किसके सहारे युद्ध करेगा। मालदेव को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनके शिविरों की जांच की गई तो पैसे भी मिले और पत्र भी मिले। तो ये मालदेव बिना बताए 4 जनवरी की रात को ही यहां से यू टर्न ले लेता है और वापस कहां चला जाता है, वापस जोधपुर आ जाता है। वापस कहां जाता है, जोधपुर। ठीक है, अब तारीख आती है जब ये चीज पता चलती है जेता और कूपा को कि अपने पास तो देशद्रोह का कलंक लग गया अपने ऊपर, तो इसको कैसे मिटाया जाए। तो 15 जनवरी 1544 ये इतिहास में अमर हो गई ये तारीख, जब जेता और कूपा ने अपने शौर्य का परचम लहराया कि वापस हमें जोधपुर नहीं जाना है, मारवाड़ में प्रवेश नहीं करेंगे, या तो मरना है या मारना है, अपनी स्वामी भक्ति हमें यहीं पे प्रूफ करनी है। और इस प्रूफ करने के चक्कर से 5 जनवरी को जेता और कूपा ने ये क्या बहादुरी से लड़ाई की, क्या लड़ाई की थी इन बंदों ने, जिनका कोई शानी नहीं है। इनकी वीरता को देखते हुए दोपहर हो गई आधी, और आधी दोपहर तक पहुंचते पहुंचते तो शेरशाह सूरी ने घुटने टेकने पे वो मजबूर हो गया कि भाई क्या नाम है, अब इनसे अपन लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जेता और कूपा से थोड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई देख हमारी नमाज का टाइम हो रहा है, तो तू हमें थोड़ा सा समय दे दे कि हम नमाज पढ़ लें, उसके बाद तुम हम वापस युद्ध करेंगे। अब दया तो थी इनके मन में, इनका ठीक है तुम तुम्हारा काम कर लो और तब तक हम भी थोड़ा आराम कर लेते। इन्होंने क्या नमाज तो क्या पढ़ी थी, अगली रणनीति बुलाई। इनके पास क्या होता था कि बैकअप में एक टुकड़ी और रहती थी सेना की, जो फ्रंट पे जो लड़ाई करती थी उसके पीछे वो रखते थे बैकअप के तौर पे, कि जैसे ये थक जाएं या इन पे कोई अनहोनी हो जाए तो पीछे वाले को तुरंत बुला लिया जाए। जो समय इन्होंने जेता और कूपा ने शेरशाह को दिया, उस समय में पीछे वाली टुकड़ी को इन्होंने बुला लिया और उसको आगे कर दिया। अब ये तो लड़ाई कर रहे थे रात से ही, 5 जनवरी की रात से ही ये लड़ाई कर रहे थे। जब इनको पता चला कि ऐसे ऐसे मालदेव वापस चला गया है, तो ये तो थकने थे, इसके साथ के सैनिक भी थके हुए थे, लेकिन उनकी फ्रेश सेना आई आगे से, तो मार काट फिर मचा दी और उसमें जेता और कूपा क्या हो गए, सही। इस युद्ध के विजय के बाद शेरशाह मजबूर हो गया एक सेंटेंस बोलने के लिए, जो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बादशाहत खो देता।
ये सेंटेंस किसका था? ये सेंटेंस था अपने शेरशाह सूरी का जेता और कूपा से लड़ाई करने के बाद। मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसका वाक्य था? ये शेरशाह सूरी का था। किसकी वीरता देख के? जेता और कूपा की वीरता देख के। ये दोनों शहीद हो गए और किसका जोधपुर पे किसका अधिकार हो गया? शेरशाह का। और कल्याणमल को जेत सिंह को दे दिया वापस दे दिया बीकानेर, और वीरम देव को दे दिया जैसा कि पहले से शर्त होके आई थी कि भाई अगर जीत जाता है तू तो मेरा बीकानेर मुझे वापस दे देना और मेड़ता मुझे वापस दे देना। वीरम देव को मेड़ता वापस दे देता है और जेत सिंह को दे देता है बीकानेर। ठीक है। गिरी सुमेल युद्ध या जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया, जिसमें शेरशाह जेता और कूपा वीरगति को प्राप्त होते हैं और साथ में मजबूर कर दिया था शेरशाह सूरी को कहने के लिए कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाह। अगर हम बात करें कि मालदेव ने क्या क्या बनवाया, तो मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट किला, मेड़ता में शेरगढ़, धौलपुर, पोखरण दुर्ग, जैसलमेर। बहुत से दुर्गों का इसने जीर्णोद्धार भी किया था। सोजत का दुर्ग बनवाया, मालकोट का किला बनवाया, साथ में शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर और पोखरण का दुर्ग जैसलमेर। ये कुछ बढ़िया जो इसने निर्माण करवाए थे वो हैं। मालदेव के बाद में नया शासक कौन? मालदेव ने 1544 के बाद में कोई युद्ध नहीं किया, कोई बड़ा युद्ध नहीं किया, क्योंकि इसके जो साहसी सेनापति थे जेता और कूपा इस युद्ध में मारे जाते हैं। और उसके बाद में शेरशाह सूरी जब मारा जाता है तो मालदेव वापस जोधपुर पे अटैक कर लेता है, वापस अपना अधिकार कर लेता है मालदेव किस पे? जोधपुर पे। और मालदेव के बाद में अगला शासक बनेगा कौन? चंद्रसेन। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो यह है मालदेव का इतिहास। ठीक है, तो इन चीजों को साथ साथ याद करते रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इतिहास ऐसी चीज है जिसको दोहराने से जल्दी याद रहता है। ठीक है, तो जैसे मालदेव पढ़ोगे तो इससे पहले का तुम एक बार सरसरी नजर से देख लिया करो कि गंगा, जोधा, चूड़ा, ये इन चीजों को साथ साथ देखते रहोगे तो मालदेव तक वापस आओगे, तब तक वो चीज कवर हो जाएगी। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे या जो भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।